नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि आज दुनिया में हिंदू और यहूदी समुदाय खतरे में क्यों है। हिंदू और यहूदियों को उनका धर्म देखकर मारा जा रहा है, फिर भी दुनिया की कोई सहानुभूति इन दोनों समुदायों के साथ नहीं है। अमेरिका की राजधानी में इजराइल के 2 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। इससे पहले पहलगांव, मुर्शिदाबाद की घटनाएं आप देख ही चुके हैं। यह सब सिर्फ कानून व्यवस्था का ही नहीं, बल्कि हिंदू और यहूदियों के खिलाफ बढ़ती नफरत का नतीजा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दुनिया का नेता बनने की चाहत रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप को भी इससे खास फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो हिंदुओं की हत्या हो या फिर यहूदियों की। ओसामा को छुपाने वाले पाकिस्तान के लिए ट्रंप का नर्म दिल इस बात की तस्दीक करता है। इसके बाद आपको आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई पॉलिसी का जोरदार उद्घोष सुनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की सीमा से मात्र 150 किलोमीटर दूर से आतंक के चैंपियन को कड़ी चेतावनी दे डाली है और फिर से सिंदूर का संकल्प दोहराया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर में कहा कि उनकी नसों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, उनका दिमाग ठंडा है लेकिन लहू गर्म है। आज आपको प्रधानमंत्री के इस ओजस्वी भाषण के कुछ अंश भी दिखाएंगे और मेरी एआई वर्जन आज आपके पास कौन सी खबर है। अंजना, आज 22 मई है और आज पहलगांव में हुए आतंकी हमले को 1 महीना हो चुका है। इस 1 महीने में बहुत कुछ घट चुका है। हमने 4 दिन में पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया, उसके 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और जरूरत पड़ने पर उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर अपनी शक्ति का परिचय दिया। इस 1 महीने में भारत ने दुनिया की हकीकत भी जान ली कि कौन वास्तव में हमारे साथ है और कौन खिलाफ। लेकिन एक सवाल अभी भी ऐसा है जिसका जवाब नहीं मिला। आखिर पहलगांव में 26 निर्दोष लोगों की जान लेने वाले वो आतंकी कहां छिपे हैं? किसी समुदाय को जब पूरी दुनिया मिलकर हिट करती है, उसके खिलाफ कैंपेन चलाती है, उसे कोसती है, उसे दबाने का प्रयास करती है, तो फिर क्या होता है? यह आज अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में दिखा, जहां इजराइल एम्बेसी में काम करने वाले 2 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। यह पूरी तरह से इजराइल और यहूदियों के खिलाफ दुनिया भर में फैलाई जा रही नफरत का नतीजा है। इस वक्त दुनिया में 2 ही समुदाय निशाने पर हैं, हिंदू और यहूदी। आज से ठीक 1 महीना पहले पहलगांव में 25 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू थे, धर्म पूछकर। इसलिए पहले आतंकियों ने उनका मजहब पूछा, फिर गोली मारी। आज अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में 2 यहूदी नागरिकों की हत्या कर दी गई, जो इजरायली एम्बेसी में काम करते थे। समस्या यह भी है कि दुनिया खामोश है। इन घटनाओं को सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम समझकर भुला दिया जाता है। हकीकत यह है कि हिंदू और यहूदी पूरी दुनिया में टारगेट हो रहे हैं, वो भी उनके धर्म की वजह से। आप गौर से सोचिए, क्या बांग्लादेश से लेकर पहलगांव तक हिंदुओं को टारगेट नहीं किया जा रहा है? बांग्लादेश में जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तो किस तरह से हिंदुओं को उनके घरों से निकाल निकाल कर मारा गया, उन्हें बेदखल किया गया, उनके साथ कितने अत्याचार हुए, कैसे उनके घर मंदिर जला दिए गए, ये पूरी दुनिया ने देखा। और पहलगांव हिंदुओं को कैसे चुन चुन कर वहां भी मारा गया। इसको तो अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। हिंदू तो हिंदुस्तान में भी सुरक्षित नहीं है। जिस भी जिले में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाते हैं, वहां वो टारगेट पर आते हैं। हाल ही में हमने ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी देखा था और यही तो अब यहूदियों के साथ हो रहा है। पिछले 1.5-2 साल से उनके खिलाफ इतनी नफरत फैलाई गई कि सोचिए, अमेरिका जैसे सुरक्षित माने जाने वाले देश में भी उन पर हमले हो रहे हैं, उन्हें जान से मारा जा रहा है। हमलावर घात लगाकर उनका इंतजार कर रहा है, मौका पाते ही गोली मार देता है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इजरायली एम्बेसी में काम करने वाले 2 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। वॉशिंगटन डीसी के एक जूइश म्यूजियम में अमेरिकन जूइश कम्युनिटी के एक कार्यक्रम आयोजित कर रही थी। इसी कार्यक्रम में ये दोनों हिस्सा लेने के लिए गए थे। जैसे ही इवेंट खत्म हुआ और इजरायली एम्बेसी के लोग बाहर निकले तो बाहर खड़े एक शूटर ने गोलियां चला दी, जिसमें इन दोनों की मौत हो गई। दोनों पीड़ितों की पहचान यारोन लिस्चिंस्की और सारा मिलग्रिम के रूप में हुई है।
दोनों की अगले हफ्ते यरूशलेम में सगाई थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है जिसका नाम एलियस रोड्रिगेज है। वो 30 साल का है और इलिनॉय शिकागो का रहने वाला है। क्या ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है? ऐसे बनाया ऐसा ही जा रहा है कि पूरी तरह से यहूदियों इजरायलियों से नफरत का एक मामला दिखता है। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब इस हमलावर को पकड़ा गया। ये पुलिस की कस्टडी में था और फिर भी फिलिस्तीन की आजादी के नारे लगा रहा था। नफरत के नींव पर एक तरह से इस हत्या की पूरी बिसात साफ दिखाई दे रही है। पूरी तरह से इजरायलियों के खिलाफ नफरत का केस है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका समेत दुनिया के बड़े बड़े देशों में इजराइल के खिलाफ रैलियां निकाली गई, ये उसी का नतीजा है कि आज इजराइल के नागरिकों की अमेरिका में खुलेआम हत्या हो रही है। इनका क्या कसूर था? अमेरिका में लगातार फिलिस्तीन के पक्ष में और इजराइल के खिलाफ ऐसी खूब रैलियां निकाली जा रही हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में लगातार एंटी इजरायली एजेंडा चलता है, जिसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एक्शन भी लिया। और यह एंटी इजरायली एजेंडा सिर्फ अमेरिका में ही नहीं चल रहा, पूरी दुनिया में कई हिस्सों में चल रहा है। मुस्लिम देश तो इजराइल और यहूदियों के खिलाफ है ही, लेकिन यूरोप से लेकर अमेरिका तक यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। और अब इजराइल भी यही बात कह रहा है कि अमेरिका में जो आज हुआ वो इसी नफरत की वजह से हुआ। इस नफरत की वजह से एक यंग कपल को जान से मार दिया गया और इस पर कोई हल्ला हंगामा नहीं है। दुनिया में इस घटना की कवरेज तो हो रही है, लेकिन जाहिर तौर पर इसे लॉ एंड ऑर्डर का मसला ही बताया जा रहा है। जैसा कि 7 अक्टूबर 2023 के हमास के अटैक को भी लोगों ने आज़ादी की लड़ाई बताकर जस्टिफाई किया था, सही ठहराया था, उसी तरह से इस हमले को भी सामान्य बात ही बताया जा रहा है। ये पूरी वही टूल किट है जो पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद पर नहीं बल्कि कश्मीर के मुद्दे पर बात कर रहा था। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछ कर मारा। पहले धर्म पूछा, कपड़े उतरवाए, फिर गोली मारकर हत्या की। लेकिन देखिए इंटरनेशनल मीडिया को क्या दिखा। इंटरनेशनल मीडिया को दिखा कश्मीर का मुद्दा। उन्होंने कश्मीर और उसके इतिहास पर बड़े बड़े आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए। ये वही इंटरनेशनल मीडिया है जिसे गाजा में इस्राएल के बमों से हुआ नुकसान तो दिखता है, लेकिन 23 अक्टूबर की हिंसा नहीं दिखती, जिसके बाद इस्राएल ने गाजा में हमास को तबाह करना शुरू किया था। यह सब इसलिए होता है क्योंकि न सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया बल्कि पश्चिमी देशों के बड़े बड़े नेता भी सिर्फ मौका परस्त यानी कि अवसरवादी पॉलिटिक्स खेलते हैं। उन्हें सिर्फ अपना फायदा दिखता है और इसके लिए वो आतंकियों का और आतंकी देशों का भी साथ देने से पीछे नहीं हटते। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही इस घटना की निंदा की हो और कहा हो कि कट्टरता के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं, लेकिन असल में अमेरिका के राष्ट्रपति को कितना फर्क पड़ता है? ना उन्हें यहूदियों की मौत से फर्क पड़ता है और ना ही हिंदुओं के मारे जाने से। यह सवाल इसलिए उठ रहा है, अगर ऐसा ना होता तो फिर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफें ना कर रहे होते। अब वक्त आ चुका है कि आईना दिखाया जाए। पाकिस्तान के नेताओं के लिए ग्रेट लीडर्स ना बोल रहे होते, महान नेता। सोचिए, जिस पाकिस्तान से अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन ओसामा बिन लादेन पकड़ा हो, जो अमेरिका में हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार रहा हो। 9/11 लगभग 3000 अमेरिकियों की जान गई थी और आखिरकार कहां मिला था ओसामा बिन लादेन? इसी पाकिस्तान में। उसे एक स्पेशल ऑपरेशन में अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद से ही पकड़ा था। और वहीं आतंकी मुल्क पाकिस्तान अमेरिका के लिए ग्रेट हो गया क्योंकि ट्रंप को इसमें भी अपना फायदा दिख रहा है। किसी जमाने में पाकिस्तान की मदद रोकने वाले ट्रंप अब पाकिस्तान के साथ बड़े बड़े ट्रेड के वादे कर रहे हैं, इसका बखान कर रहे हैं। जब से भारत और पाकिस्तान के बीच में फिलहाल एक दूसरे पर हमले को लेकर समझौता हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं कितनी बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ही ये सीज फायर करवाया। एक बार फिर से ट्रंप ने यही बात दोहरा दी। If you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan, and I said, "What are you guys doing?" You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later,
something happens and they say it's Trump's fault. But Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. And India is my friend, Modi. Modi? And he's a mutual friend? Yeah, he's a great guy. हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद नाम लिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को दरअसल सिर्फ श्रेय लेने का ही शौक नहीं है। का प्रिय शौक ये अब बन गया है कि दूसरे देशों के नेताओं को व्हाइट हाउस बुलाइए, बुलाकर बेइज्जत कीजिए, उन्हें नीचा दिखाना। पहले उन्हें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ यही किया था। अब उनका नया एपिसोड साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ हुआ है। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट अमेरिका के दौरे पर है। वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ट्रंप पूरी दुनिया के सामने उनका जुलूस निकाल देंगे। उन्हें इस तरह से बेइज्जत होना होगा। ये शब्द थोड़े कठोर जरूर हैं, क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आमतौर पर इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रंप और सिरिल रामाफोसा की मीडिया से बातचीत के दौरान साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों पर हो रहे हमलों का सवाल उठा। ट्रंप ने कहा कि बहुत से व्हाइट फार्मर्स वहां से भागकर अमेरिका आ रहे हैं, और इसके बाद ट्रंप ने रामाफोसा से एक्सप्लेनेशन मांग लिया। यहीं से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई। आप पहले जरा ट्रंप का ये बयान सुनिए। A lot of people are very concerned with regard to South Africa, and that's really the purpose of the meeting, and we'll see how that turns out. But we have many people that feel they're being persecuted, and they're coming to the United States. So we take from many locations if we feel there's persecution or genocide going on. And we had a lot of people. I must tell you, Mr. President, we have had a tremendous number of people, especially since they've seen this. Generally, they're white farmers, and they're fleeing South Africa, and it's a very sad thing to see. But I hope we can have an explanation of that, because I know you don't want that. अब जब ये सब चल रहा था तो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट चुपचाप सुन रहे थे। पत्रकारों में एक रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से फिर ये सवाल पूछा तो रामाफोसा खुद जवाब देने लगे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप तो पूरी तैयारी करके बैठे थे, स्क्रीन तैयार। पहले आप दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति की सफाई सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि आगे कैसे पूरा ड्रामा हुआ। What would it take for you to be convinced that there's no white genocide in South Africa? Well, I can answer that for the president. It's for him. No, seriously. I'd rather have him answer. Yeah, I'd rather answer that. It will be. Our president will respond to you. Yeah, let me, Thank you, Mr. President. it will take President Trump listening to the voices of South Africans, some of whom are his good friends, like those who are here. When we have talks between us on around a quiet table, it will take President Trump to listen to them. I'm not going to be repeating what I've been saying. I would say if there was Afrikaner farmer genocide, I can bet you these three gentlemen would not be here, including my Minister of Agriculture. He would not be with me. So it'll take him, President Trump, listening to their stories, to their perspective. That is the answer to your question. असल में डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से होमवर्क करके बैठे थे, वीडियोस भी तैयार थे, और अब तो ऐसा लगता है कि रिपोर्टर से सवाल करने को भी उन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, क्योंकि जैसे ही सिरिल रामाफोसा ने कहा कि उनके देश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत पहले मीडिया रिपोर्टर्स और डॉक्यूमेंट्रीज की बात की और फिर लाइट बंद करवाकर टीवी पर एक वीडियो चला दी, जिसमें साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों के खिलाफ दिए जा रहे बयानों का संकलन था। उनके खिलाफ की जा रही रैलियों के वीडियोस थे, बाकायदा 4 मिनट 35 सेकंड का वीडियो चला दिया। इस दौरान साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट बड़े नर्वस दिखाई दे रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या। देखिए आप ये पूरा सीक्वेंस जरा। We have thousands of stories talking about it, sure. And we have documentaries, we have news stories, and that. Is Natalie here? Somebody here to turn that? I could show you a couple of things, and I have to. It has to be responded to. Yeah, sure. We have. Let me see the articles, please, if you would, and turn the lights down. Turn the lights down, and just put this on. It's right behind you, Johan.
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बड़े एम्बैरस हो गए थे, दिख रहा था कि वो शर्मिंदा हो रहे थे। ये कहते रहे कि ये कुछ घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन हमारे देश में कानून का राज है और ऐसा नहीं हो रहा है कि गोरों को चुन चुन कर मारा जा रहा हो। लेकिन ट्रंप मान नहीं रहे थे, वो तो सीधे रामाफोसा से बहस करने लग गए जैसे कि वो किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति नहीं बल्कि अमेरिका के कोई विपक्ष के नेता हो। आमतौर पर किसी मेहमान को घर बुलाकर अपने देश में, अपने राष्ट्रपति भवन में, व्हाइट हाउस में बुलाकर अपनी मीडिया के सामने, दुनिया के सामने ऐसे बेइज्जत करने का कूटनीतिक उदाहरण है ही नहीं। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप है जो इस वक्त कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। Let me clarify that. Yeah, Let me clarify that because what you saw, the speeches that were being made, one, that is not government policy. We have a multi-party democracy in South Africa that allows people to express themselves, political parties to adhere to various policies, and in many cases, or in some cases, those policies do not go along with government policy. Our government policy is completely against what he was saying, even in the parliament. And they're a small minority party, which is allowed to exist in terms of our constitution. but you do allow them to take land. No. You do allow them to take land. Nobody can and then take when land. they take the land, they kill the white farmer. And when they kill the white farmer, nothing happens to them. अब उन दावों की पड़ताल करते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने किए हैं। ट्रंप का कहना है कि साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों की हत्याएं हो रही हैं, सरकार शामिल है और समझने के लिए थोड़ा इतिहास में भी जाना होगा। दक्षिण अफ्रीका पहले डच की और फिर अंग्रेजों की एक कॉलोनी थी। इस दौरान यहाँ के अश्वेतों से उनकी जमीनें छीनी गई और उन्हें दूसरे इलाकों में भेज दिया गया। साउथ अफ्रीका में गोरों की आबादी सिर्फ 7% है और उनके पास पूरे देश की 75% से ज्यादा जमीन है। इसीलिए साउथ अफ्रीका में 9 अक्टूबर 2024 को सिरिल रामाफोसा के दस्तखत के बाद जमीन अधिग्रहण कानून लागू हुआ था। इस कानून के तहत सरकार सार्वजनिक हित के लिए बिना मुआवजे के निजी जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। इस कानून का मकसद साउथ अफ्रीका के इतिहास में रंगभेद के दौरान हुए अन्याय को ठीक करना है। ट्रंप का दावा है कि साउथ अफ्रीका की सरकार इस कानून के जरिए लोगों की जमीन जबरदस्ती छीन रही है और गोरे लोगों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। गोरे किसानों के खिलाफ साउथ अफ्रीका में हमले तो हो रहे हैं। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमले तो हो रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को नीचा दिखाने के लिए जो वीडियो दिखाए उनमें से कई फर्जी थे। ये आरोप है, जैसे कि ये वीडियो था जिसमें ट्रंप ने दावा किया कि ये सारे गोरे किसानों की कब्रें हैं। ये पूरी तरह से फर्जी पाया गया। हकीकत यह है कि ये श्वेत किसानों की कब्रें नहीं हैं, बल्कि श्वेत किसानों ने एक प्रोटेस्ट किया था जब 2020 में 2 लोगों की हत्या हुई। ये उसी प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो आर्टिकल्स दिखाए थे उनमें से एक आर्टिकल में छपी तस्वीर अफ्रीकी देश कोंगो में एक महिला की हत्या की तस्वीर थी और उसे साउथ अफ्रीका का बता दिया गया। असल में डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूरा ड्रामा सिरिल रामाफोसा का जो एक तरीके से उनको एम्बैरस करना कह लीजिए या फिर शर्मिंदा करने के लिए रचा था, जैसा कि उन्होंने फरवरी में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ किया था। ट्रंप ने उस वक्त इसी व्हाइट हाउस में उन्हीं कुर्सियों पर ज़ेलेंस्की को बिठाकर उनसे खूब बहस की थी। तब भी डोनाल्ड ट्रंप के इस व्यवहार पर सवाल उठे, लेकिन कूटनीति में ऐसे व्यवहार की अपेक्षा होती नहीं है। ऐसी तस्वीरें बदसलूकी मानी जाती हैं। इसीलिए तो दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने भी ट्रंप की चुटकी ले ली कि मेरे पास आपको देने के लिए विमान नहीं है, जैसे कि हाल में कतर ने ट्रंप को विमान गिफ्ट किया है। Sorry, I don't have a plane to give you. I wish you did. I take it. I would take it. If your country offered the United States Air Force a plane, I would take it. Sorry, I don't have a plane to give you. I wish you did. I take it. I would take it. If your country offered the United States Air Force a plane, I would take it. 100 सोनार की एक लोहार की। अगली खबर का रुख करते हैं। पिछले कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सरपंच बने हुए हैं। जब जिसको चाहा कुछ बोल दिया, जब जिसकी बेइज्जती करनी हुई अपने यहाँ बुलाकर अपमानित कर दिया, जब जहाँ श्रेय लेना रहा खुद ही अपनी पीठ थपथपा ली।
28 फरवरी को उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाकर अपमानित किया था। युद्ध रुकवाने के नाम पर उनकी ज़ेलेंस्की की खूब बहस हुई, पूरी दुनिया ने वो सब देखा था। अब की बार उन्होंने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को व्हाइट हाउस में अपने सामने बैठाकर अपमानित किया। ये सब करके ट्रंप दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि वो असली बॉस है, क्योंकि यही कहकर वो इस बार सत्ता में आए हैं, लोगों का वोट पाए हैं। ऐसी ही हरकत उन्होंने 7 से 10 मई तक चले भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी दिखाई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में दावा कर दिया उन्होंने भारत पाकिस्तान का परमाणु युद्ध रुकवा दिया। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, तू कौन मैं खामखा। डोनाल्ड ट्रंप वही खामखा है जो बिना बात के दूसरों के मुद्दों में टांग अड़ाने पहुंच जाते हैं। 10 मई को जब सीज फायर की घोषणा हुई तो हमारे देश के कई विपक्षी नेताओं ने इसका श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया था, क्योंकि उन्होंने पहले पोस्ट कर दिया था। इससे पहले कि पाकिस्तान सीज फायर का ऐलान करता, भारत कहता कि ठीक है, हमला नहीं करोगे तो हम छोड़ देंगे, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। इन लोगों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, विपक्ष ने, कि वो डर से पीछे हट गए। भारतीय सेना, सरकार, यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी बार बार कहा कि सीज फायर का फैसला पाकिस्तान की गुहार के बाद लिया गया, डीजीएमओ के कॉल के बाद लिया गया, लेकिन विपक्षी नेता सेना और सरकार के बजाय डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर भरोसा करते हुए दिखाई दिए। अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी विचारधारा को शक्ति देने वाले लोगों को एक बड़ा और सख्त संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब से भारत में होने वाले हर आतंकी हमले की कीमत पाकिस्तान को ही चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, नाम तो नहीं लिया, लेकिन संदेश दिया, आतंक के खिलाफ एक्शन लेने में अब से दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं पाएगी। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है, हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के नए मास्टर प्लान के बारे में भी बताया है। भारत अब से किसी भी आतंकवादी हमले को एक घटना के तौर पर नहीं देखेगा, बल्कि इसे भारत पर हुए हमले के तौर पर देखेगा। और पूरी दुनिया जानती है कि हम युद्ध शुरू नहीं करते हैं, लेकिन हम पर हमला करने वाले दुश्मन को घुटनों पर लाकर अपनी शर्तों पर खत्म जरूर करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के दुश्मनों को आज 4 बड़े संदेश दिए। ये संदेश आतंकियों, पाकिस्तानी सेना और सरकार और दुनिया के हर उस देश के लिए है जो पाकिस्तानी आतंकवाद को पाल पोस रहा है और भारत के खिलाफ काम कर रहा है। पहला संदेश पाकिस्तान के लिए, भारत पर अगर आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान पर तुरंत हमला किया जाएगा, यानी आतंकी हमले का भुगतान पाकिस्तान की तबाही से वसूला जाएगा। दूसरा संदेश दुश्मन देशों के लिए था कि हमले की स्थिति में पलटवार का समय, तरीका, युद्ध विराम की शर्तें भारतीय सेना ही तय करेगी। तीसरा संदेश परमाणु बम से डराने वालों के लिए था कि परमाणु बम की धमकियों से भारत डरेगा नहीं, बल्कि धमकी देने वालों पर ही उसी तरह का पलटवार करेगा। चौथा संदेश आतंकियों के समर्थकों के लिए था कि अब से भारत और आतंकवादियों और उन्हें पालने पोसने वाली सरकारों को एक ही टीम समझा जाएगा, यानी जब आतंकी हमला होगा तो पलटवार केवल आतंकी ठिकानों पर ही नहीं होगा, आतंकियों को समर्थन देने वाली सरकारी ठिकानों पर भी होगा। पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है।
इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करणी माता मंदिर में शक्ति पूजा करने के बाद एक ऐसी कविता सुनाई जिसे सुनने के बाद शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और उनके प्रिय आतंकियों की नींद उड़ गई होगी। हम आपको पीएम मोदी की वो कविता सुनवाते हैं। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर देखकर पाकिस्तान, तुर्की, चीन जैसे देशों को समझ में आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने पहले से ज्यादा सख्त रुख अपना लिया है। अब भारत ने आतंक और आतंकी देशों के खिलाफ नए नियम बना लिए हैं और इन नए नियमों के मुताबिक अगर आतंकियों ने गोली चलाई तो उन पर, उनके पालनहारों पर अटैक होगा। यही संदेश भारत के 7 डेलीगेशन दुनिया भर के देशों में दे रहे हैं। आज यही संदेश देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में भी दिया है। नीदरलैंड्स के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर धार्मिक कट्टरता से पीड़ित है। उन्होंने पहलगांव आतंकी हमले को पाकिस्तानी साजिश बताते हुए कहा कि पर्यटकों को उनका धर्म पूछ कर मारा गया ताकि भारत में धार्मिक नफरत पैदा हो जाए। उन्होंने इशारों में कहा कि पहलगांव आतंकी हमले में धर्म का एंगल और मौलाना आसिम मुनीर के बीच गहरा संबंध है।
बात इसी के इर्द गिर्द हो रही है, जिस एक घटना ने पूरे भारत को झकझोर दिया, पाकिस्तान को भारत का रौद्र रूप दिखाया। उस घटना को आज पूरा 1 महीना हो गया है। 22 अप्रैल को पहलगांव की बैसरन घाटी में 26 पर्यटकों को हिंदू होने की वजह से मार दिया गया था। पाकिस्तानी और स्थानीय आतंकियों ने हिंदू पर्यटकों को धार्मिक पहचान पूछकर मारा था। उस दिन के बाद से अभी तक भारत का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। भारत सरकार और सेना ने उसी दिन सोच लिया था कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो वो वर्षों तक भूल नहीं पाएगा। पहलगांव हमले के बाद अगले 4 हफ्तों में क्या क्या कदम उठाए गए, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। पहले हफ्ते में केंद्र सरकार, खुफिया एजेंसी और सेना के अधिकारियों के बीच बैठक हुई और आतंकियों के खात्मे के लिए कश्मीर का कोना कोना तलाशा जाने लगा। कई आतंकियों को एनकाउंटर में मारा गया, उनके स्थानीय मददगारों को गिरफ्तार किया गया। ये वो वक्त था जब पूरा भारत पाकिस्तान से बदला चाहता था। दूसरे हफ्ते में भारतीय सेना को लंबे युद्ध की तैयारी करने के लिए कहा गया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने युद्धाभ्यास शुरू किया। भारतीय राजनयिकों ने वैश्विक समुदाय को पहलगांव हमले में पाकिस्तान के हाथ के बारे में बताया। इसी के साथ देशवासियों को ब्लैकआउट हमले की स्थिति में बचाव के तरीके भी सिखाए जाने लगे। तीसरे हफ्ते, जिसकी शुरुआत 7 मई से हुई, जब पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना की शक्ति, पराक्रम देखा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसमें जैश लश्कर के हेडक्वार्टर शामिल थे। इसी हफ्ते में भारत ने पाकिस्तान को मॉडर्न वॉरफेयर में भी धो दिया। भारतीय सेना ने अपने ड्रोन अटैक से उनके कई शहरों पर हमले किए और जब पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल हमले किए तो सभी हमले नाकाम कर दिए। इन हमलों का जवाब भारत ने ब्रह्मोस से दिया और ब्रह्मोस के कहर से पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकाने तबाह किए। भारत के इस हमले ने पाकिस्तानी सेना और सरकार के होश उड़ा दिए और वो मजबूर होकर घुटने पर आ गए, सीज फायर की गुहार लगाने लगे। चौथा हफ्ता पाकिस्तान की फेक न्यूज के नाम रहा। बुरी तरह से हारने वाले, सैन्य बेस गंवाने और नाकाम हमलों के बावजूद पाकिस्तान में जीत का जश्न मनाया गया, जिस पर पूरी दुनिया हंसने लगी। फिर तो जो विदेशी मीडिया है वो भी खुलकर लिखने लगी कि यह भारत की बड़ी जीत है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के झूठ को सच के सबूतों का आईना दिखाया। इन सबूतों से पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हुआ। पिछले 1 महीने से हर भारतीय पाकिस्तान से पहलगांव हमले का बदला चाहता था। जिन आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया उनका खात्मा चाहता था। जिन आकाओं के इशारों पर हिंदुओं को मारा गया उनको मिट्टी में मिलते हुए देखना चाहता था। भारत ने आतंकियों के आकाओं के अड्डे मिट्टी में मिलाए, पाकिस्तानी सेना और सरकार को घुटनों पर लाया। लेकिन एक टीस अभी भी बाकी है। अभी तक पहलगांव हमले में शामिल जिन आतंकियों की तस्वीर दिखाई गई है वो नहीं मारे गए। अभी तक भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों को उन आतंकियों का पता नहीं चला है जिन्होंने पहलगांव में मासूम भारतीयों की जान ली थी। पूरा देश आज जानना चाह रहा कि आखिर उन 3 आतंकियों को पकड़ने में इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं। मुख्य प्रश्न है कि वो 6 आतंकवादी कहाँ हैं। उस बारे में अगर देश के गृह मंत्री ने देश को अवगत किया तो हम आभारी रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर तब तक पूरा नहीं होगा जब तक ये 6 आतंकवादी का खात्मा नहीं होता पूरी तरह से। कई सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है कि ये जो आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम में आतंकी हमला करवाया था, क्रूर आतंकी हमला करवाया था 22 अप्रैल को, ये पहले भी आतंकी हमले किए हुए थे। पिछले 18 महीने में 3 और आतंकी हमले में ये जिम्मेदार थे। आतंकवादियों को तो पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए। वो तो आपकी प्राथमिकता वो है, प्राथमिकता सांसदों को भेजने की नहीं होनी चाहिए। ये जो गालियां दे रहे हैं राहुल गांधी, खड़गे साहब, जयराम रमेश जी, कि ये जा रहे हैं पीआर पीआर पीआर, क्या होता है यार। ये सरकार आज संजय झा के नेतृत्व में टोक्यो पहुंचा है, 33 देश जाएगा। इस आतंकी का पोल खोलेंगे। सिंधु नदी मेरा है, आतंक उसने मचाया, हमने तो केवल आतंकियों को मारा है और आगे भी आतंकी फैलाएगा तो आतंक को मारेंगे, चाहे जो करना। जंगलों में आतंकियों की तलाश करना सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती है। इसकी एक बड़ी वजह आतंकियों की मिल रही स्थानीय मदद है। आतंकियों को OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर से मिल रही
जो सहयोग है। ये लोग आतंकियों को छिपने में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा सेना की मूवमेंट से जुड़ी जानकारी, खाना पीना मुहैया करवा रहे हैं। इसी वजह से आतंकी लगातार अपनी लोकेशंस बदल रहे हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना, पकड़ना मुश्किल हो रहा है। सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिन आतंकियों ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया वो सभी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी जो है मूसा फौजी ग्रुप के थे। इनमें 3 आतंकी पाकिस्तान से आए थे, 1 आतंकी स्थानीय कश्मीरी था। आतंकियों की तलाश में पहली समस्या पहाड़ी इलाका, घना जंगल। इसके अलावा दक्षिण कश्मीर में आतंकियों के जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो भी बहुत है, जो कि आरोपों के मुताबिक उनको मदद दे रहे हैं। ऐसा भी संदेह जताया गया है कि आतंकियों ने पहलगाम हमला करने से पहले बचकर निकलने और छिपने की लंबी प्लानिंग की थी, इसीलिए उनकी तलाश में मुश्किलें आ रही हैं। ऐसा भी संदेह है कि आतंकियों ने हमले के बाद अपने हथियारों को जंगल में नहीं छोड़ा है, बल्कि अपने मददगार घरों में छिपा दिया है। कई जगह उन्होंने छिपने के ठिकाने पहले से ही बना रखे थे। सेना का संदेह है कि आतंकी भेष बदलकर स्थानीय मददगारों के बीच रहने लगे हैं, जिससे उनकी पहचान मुश्किल हो रही है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने हमले के बाद अपने हैंडलर से कोई बात नहीं की है। उन्हें डर है कि जैसे ही वो हैंडलर से बात करेंगे वैसे ही उन्हें ट्रैक कर लिया जाएगा। सेना को आतंकियों की तलाश के लिए हर व्यक्ति, हर इलाके की चेकिंग करनी पड़ रही है, इसीलिए इसमें वक्त लग रहा है। पहलगाम हमले का मकसद भारत में आतंकवादी घटना को अंजाम देने से ज्यादा हिंदुओं में डर फैलाना था। पाकिस्तानी आतंकी चाहते थे कि कश्मीर में पर्यटक ना आए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कश्मीर में ज्यादातर भारतीय हिंदू आते हैं। देश भर से, कोने कोने से, बल्कि हर धर्म के लोग वहां पर पहुंचते हैं। इस हमला का कश्मीर के पर्यटन पर बुरा असर दिखने लगा है। पहली बार कश्मीर में सैलानियों की संख्या में जबरदस्त गिरावट है। पहली बार डल लेक में हाउस बोट खाली है। पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग जैसी खूबसूरत जगहों पर एक सूनापन दिख रहा है। जिस निशात गार्डन में पहलगाम हमले से 4 आप देखिए तो पहले हर दिन लगभग 10,000 सैलानी आते थे, आज वहां मुश्किल से 100-200 लोग ही पहुंच रहे हैं। हम आपको अपनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें आप सैलानियों से हमेशा गुलजार रहने वाले कश्मीर का एक सूनापन, एक उदासी देखेंगे, और यही बताता है कि पाकिस्तान किस फिराक में निकला। पहलगाम अटैक को तकरीबन 1 महीना हो चुका है और 1 महीने में कश्मीर बहुत अलग अलग तरीके से बदल चुका है। 1 महीना नहीं बल्कि सदियां लग रही हैं अगर आप टूरिज्म यानी कि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल जीरो है पर्यटन, कोई टूरिस्ट फुटफॉल नहीं है। लेकिन आगे क्या इन स्टोर है कश्मीर टूरिज्म के लिए? फिलहाल सरकार का माने तो उनका पूरा फोकस अमरनाथ यात्रा पे है। टूरिज्म कहीं जो है सोच में फिलहाल नहीं है। जब भी कोई घटना हो जाती है उसको जूझने में, उसको वापस रिकवर करने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। लेकिन अगर पीएमओ ऑफिस के जरिए स्पेशली हमारे मोदी साहब एक मैसेज देते कि आप आइए, आपके लिए कश्मीर सिक्योर है, जो कि ये खुद भी मान रहे हैं इस वक्त बहुत सिक्योर है। जब हमारा सीज फायर हुआ कश्मीर में तो तब से लेके अभी तक बहुत सिक्योर है कश्मीर के, और हमें लगता है कि एक अच्छा इनिशिएटिव उठाना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि अगर हम अमरनाथ को लेके इतना एक पॉजिटिव हैं तो इसके साथ साथ अगर हमें कश्मीर टूरिज्म को भी चलाना है, सो दैट यहाँ की जो माशियत है थोड़ा वापस जो बिखर गई है वो वापस आ जाए। इस वक्त हम निशात बाग में हैं, जो कि एक बहुत फेमस मुगल गार्डन है श्रीनगर का। और पर्यटन एक्टिविटी की बात करें तो डल लेक के आसपास काफी पर्यटन होता था, काफी पर्यटक आते थे, और जो भी कश्मीर में आता था पहले डल लेक विजिट करता था। और उसमें ये जो मेरे पीछे आप एक फेमस मुगल गार्डन देख रहे हैं, पहचान है श्रीनगर की, यहाँ के पर्यटन की। अब आपको उस चाय पानी के बारे में बताते हैं जो हमारे कई शहरों में चलने वाली कैब सर्विस कंपनियों ने शुरू कर दिया है, जहां आपको आने जाने का महंगा शुल्क तो चुकाना ही है, लेकिन जल्दी कैब बुलाने के लिए भी पैसा देना है।
जिसे ये लोग एडवांस टिप का नाम दे रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में काम जल्दी कराने के लिए अक्सर ये आरोप लगता है कि फाइल आगे बढ़ाने के लिए कई बार पैसे मांगने की बातें सामने आती हैं, जिसे कभी सुविधा शुल्क, कभी खर्चा पानी, कभी चाय पानी भी कहा जाता है। कहते हैं फाइल पर वजन रखो तभी आगे खिसकेगी। अब ये बात कैब कंपनियों पर भी लागू हो रही है। पहले टिप दो तब कैब आगे खिसकेगी। इसे लेकर भारत के उपभोक्ता मंत्री प्रहलाद जोशी ने सख्त नाराजगी जाहिर की और उनके निर्देश पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कैब कंपनी उबर को नोटिस भेजकर इस बारे में जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि एडवांस टिप का चलन चिंताजनक है। ग्राहक को टिप देने के लिए मजबूर करना अनैतिक है, इमोरल है, शोषणकारी है। ये एक व्यापार का अनुचित तरीका है। उबर कंपनी ने एक एडवांस टिप फीचर शुरू कर दिया है। ग्राहक जिसमें 50 रुपए, 75 रुपए या 100 रुपए की एडवांस टिप देकर फास्ट पिकअप पा सकते हैं। ऐप पर लिखा जाता है कि ऐड अ टिप फॉर फास्टर पिकअप, यानी जल्दी अगर आपको पिकअप चाहिए तो टिप डालिए। अ ड्राइवर में बी मोर लाइकली टू एक्सेप्ट दिस राइड इफ यू ऐड अ टिप, यानी एक ड्राइवर आपकी रिक्वेस्ट को, आपकी राइड को, आपको गाड़ी से ले जाने के लिए तैयार होगा अगर आप ये टिप ऐड करते हैं। तो अगर आपने टिप ऐड कर दी उसके बाद बदला नहीं जा सकता। सोचिए, आप जो सेवा ले रहे हैं उसके पैसे आप चुका ही रहे हैं, उसके ऊपर से आपको टिप देने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। जबकि टिप एक ऐसी राशि है जो सर्विस से संतुष्ट होकर आप खुद ही खुश होकर कर्मचारी को अपनी इच्छा से देते हैं, ना कि आपको इसके लिए बाध्य किया जाए और ये कहा जाए कि अगर आप टिप देंगे तो गाड़ी आएगी। पहले ही कई लोग ये मानते हैं। कई बार उनके ट्रिप्स कैंसिल कर दिए जाते हैं जब वो बुक करते हैं। कई बार मुश्किलों में लड़कियां ऐसी जगहों पर मौजूद है जहां उन्हें गाड़ी चाहिए, अब तो वो ऐसे में मजबूर है टिप देने को। जैसे कि रेस्टोरेंट में वेटर को टिप देना, अगर आपको खुशी है तो आप देते हैं। किसी डिलीवरी बॉय या सैलून कर्मचारी को टिप देना, ये टिप आप अगर खुश हुए उनके काम से, ये आपके उस खुशी पर निर्भर करता है, ना कि कंपल्सरी है। जबकि कैब कंपनियां ग्राहकों से वाजिब या गैर वाजिब दाम वसूलने के बाद टिप के लिए मजबूर कर रही हैं। गैर वाजिब इसलिए कहा कि इनके फेयर एक जैसे, उनकी जो किराया है वो एक जैसे नहीं रहते। जैसे ही लगता है कि अब ग्राहक मजबूरी में है, किराया तेजी से बढ़ने लगता है। देखते हैं, खराब मौसम हुआ, डिमांड ज्यादा, आप दूर दराज में हो या फिर रात हो, अगर आपको कैब सर्विस लेनी है तो ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। फिर ये आपकी दूरी नहीं बल्कि मजबूरी देखते हैं। हाल ही की एक घटना आपको बताते हैं जब बेंगलुरु में एक व्यक्ति अपने परिवार और छोटे बच्चे के साथ बारिश में फंस गए। जब उसने उबर कैब बुक करने की कोशिश की तो सिर्फ 12 किलोमीटर का किराया 800 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक दिखाने लगा। अब इसका मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर के लिए 65 रुपए से लेकर 165 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। परेशान होकर इस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, कहा कि एक परिवार छोटे बच्चे के साथ बारिश में फंसा है तो क्या आपसे ऐसी उम्मीद की जाए। उसने कहा कि यह शर्मनाक मनमानी है। उसने इस बेंगलुरु के ट्रैफिक का फायदा उठाने वाले माफिया करार दिया। ऐसे में वो कहां गलत है? ये तो एक उदाहरण भर है। बड़े शहरों में हर दिन लोग इस ज्यादती का शिकार होते हैं। उन्हें ऑफिस जाना है, घर जाना है या बाजार जाना है, मजबूरन कैब कंपनियों की मनमानी महंगी सेवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी साल जनवरी में भी ओला और उबर जैसी कैब कंपनियों को सरकार ने नोटिस जारी किया था। तब इन कंपनियों पर आईफोन यूजर से ज्यादा किराया वसूलने के आरोप लगे थे। सरकार ने डिफरेंशियल प्राइसिंग कहकर चिंता जाहिर की थी। हालांकि दोनों ही कंपनियों ने इन आरोपों से इनकार कर दिया था। ये दिखावे का दौर है जनाब। आजकल मन देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान आते हैं। नमस्कार।